नमस्कार। हाल ही में मुंबई से एक खबर काफ़ी चर्चा में रही। विधायक हॉस्टल की कैंटीन में शायद कुछ दाल ठीक नहीं थी, तो उस पर एक विधायक और कर्मचारियों के बीच थोड़ी झड़प हो गई। विधायक का कहना था कि दाल मतलब कई दिन पुरानी थी। अब ये खबर ना सोचने पे मजबूर करती है, खासकर जब हम उन लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं जो बिल्कुल रोज़ कचरे से खाना उठाकर या भीख मांगकर गुजारा करते हैं। वो तो अक्सर सड़ा गला खाने को मजबूर होते हैं। तो सवाल उठता है, भाई उन्हें किस पर गुस्सा निकालना चाहिए? आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम इसी गंभीर स्थिति की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। इसका पैमाना क्या है, कारण क्या है और क्या कुछ किया जा सकता है। चलिए इस पर थोड़ी पड़ताल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ भूख का नहीं है। ये मानवीय गरिमा का भी सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा हमारी व्यवस्था की कमियों का भी सवाल है। सही बात है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं इसमें? देखिए, बेघर लोग हैं, शहरों में काम करने वाले मजदूर हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं, सड़क पर रहने वाले बच्चे और कूड़ा बीनने वाले समुदाय। ये लोग अक्सर रेस्टोरेंट के पीछे जो कूड़ेदान होते हैं या शादी ब्याह का बचावा खाना, हाँ। या फिर मंडियों में फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां, उन पर निर्भर रहते हैं। और जो आंकड़े हैं वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 19.4 करोड़ भारतीय कुपोषण का शिकार हैं। 19 करोड़ से ज्यादा। हाँ, और विडंबना देखिए, भारत में पैदा होने वाला लगभग 40% खाना बर्बाद हो जाता है। 40%? 40%। जी। फिर भी लाखों लोग भूखे सोते हैं। जी। अनुमान तो ये भी हैं कुछ एनजीओज और हंगर वॉच ग्रुप्स के कि रोज 7,000 से ज्यादा मौतें रोजाना भूख या उससे जुड़ी बीमारियों से होती हैं। जी। और इसका एक और गंभीर पहलू ये है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे वो गंभीर कुपोषण का शिकार होते हैं। इससे न सिर्फ उनका शारीरिक विकास रुकता है बल्कि उनकी सीखने की क्षमता मानसिक विकास पर भी एक तरह से स्थायी असर पड़ता है। ये तो देश के भविष्य पर सीधा असर है। बिल्कुल। और जब लोग मजबूरी में ये सड़ा गला या दूषित खाना खाते हैं तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जैसे डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, पेट में कीड़े, फूड पॉइजनिंग। ये तो बहुत आम बातें हैं। हाँ, ये तो होता ही होगा। और लंबे समय में देखें तो लिवर और किडनी खराब होने का खतरा रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि बच्चों और बुजुर्गों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी वैसी ही कमजोर होती है, उनके लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, मौत का कारण बन सकता है। ये आंकड़े और ये हालात देखकर सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है। इतनी बर्बादी एक तरफ और इतनी भुखमरी दूसरी तरफ। स्रोत कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह तो शायद गरीबी है। लोगों के पास रोज का खाना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। सही बात है, बुनियादी जरूरत है। हाँ, दूसरी वजह है असमानता और सरकारी योजनाओं तक सही पहुंचना होना। हाँ, पहुंच की कमी। हाँ, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। जैसे राशन और मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, लेकिन अक्सर वो जरूरतमंदों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, कट जाता है बीच में। हाँ, लीकेज बहुत है। और शहरों में भी हम देखते हैं बेघरों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम या सस्ती रसोई, सूप किचन जिसे कहते हैं, उनकी कमी साफ दिखती है। और बहुत से लोगों को तो जैसे आपने कहा, खाद्य बैंकों के बारे में, एनजीओज के बारे में या अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता। जागरूकता की कमी है। हाँ, कारण तो कई हैं और ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। समाधानों पर भी काम हो रहा है और हो सकता है। अगर हम सरकारी स्तर पर देखें तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सरकारी राशन की व्यवस्था, हाँ, राशन कार्ड वाली, हाँ, उसे और मजबूत करने की जरूरत है। उसका कवरेज बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा लोग उसके दायरे में आए। अच्छा। और कुछ राज्यों ने अच्छे मॉडल दिखाए हैं, जैसे तमिलनाडु और केरला में सामुदायिक रसोई का मॉडल काफी सफल रहा है ना, उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ देश हैं जैसे फ्रांस या इटली, वहां खाने की बर्बादी रोकने के लिए और बचे हुए खाने को सही तरह से बांटने के लिए कानून है। वैसा कुछ यहाँ भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, कई गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और नागरिक समूह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जमीन पर। जैसे रॉबिनहुड आर्मी है, फीडिंग इंडिया है, अक्षय पात्रा है, इनके नाम हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, सुना है। ये लोग बचा हुआ खाना इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। सही। और हम लोग आम नागरिक क्या कर सकते हैं? हाँ, हम सब भी अपने अपनी जगह योगदान दे सकते हैं। जैसे जो भरोसेमंद स्थानीय एनजीओज हैं
उनकी हम आर्थिक या किसी और तरह से मदद कर सकते हैं। अपने घरों में, पार्टियों में, कार्यक्रमों में खाने की बर्बादी कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और आजकल ऐप्स भी हैं कई, जैसे ज़ोमैटो का फीडिंग इंडिया ऐप है, जिसके जरिए आप अतिरिक्त खाना दान कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी शायद ये है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, जागरूकता फैलाएं और बेहतर सरकारी नीतियों की वकालत करें, मांग करें। अगर हम इन सभी कोशिशों को एक साथ देखें, व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी, तो यकीनन एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये निकलती है, जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि समस्या शायद अनाज की कमी की उतनी नहीं है। नहीं, कमी नहीं है, जितनी उसके सही बंटवारे की है, हमारी संवेदनशीलता की है और सही दिशा में कदम उठाने की है। ये एक अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ इतना खाना बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखे हैं। बिल्कुल। और स्रोत से एक विचार जो मन में रह जाता है वो ये है, जिस देश में सबके लिए पर्याप्त अनाज पैदा होता हो, वहां किसी को भूखा रहने का कोई कारण, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश की जो क्षमता है और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच ये जो इतनी गहरी खाएं हैं, इस खाई को हम कैसे पाट सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए।